हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर। हम चलते हैं अपनी बायोलॉजी क्लास की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर कैसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं MCQs को। पहले हम देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको ये प्रश्न मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस वाले में बहुत अच्छे से कराया था कि मानवों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 23, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है आपका 21 और चौथा ऑप्शन है आपका 20। तो मानवों में जो होता है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, आपके लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो आइए आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि मानवों में क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये टोटल गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है। 23 जोड़े में पाया जाता है, यानी एक जोड़े में 2 होते हैं, ठीक है। तो जोड़ों में पाया जाता है। जो आपके 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, पेयर्स हैं ये, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये असमान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ये आपके समान होते हैं, जो जिन्हें क्या कहते हैं हम, ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो आपके एक पेयर गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। तो आपका टोटल कितना पाया जाता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से कि जो 22 जोड़ी होते हैं वो समान गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जो एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है वो कैसा होता है, असमान होता है। और इसी असमान गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं हम, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है प्रश्न में, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि 2, यानी कि एक पेयर, और एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स, 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार स्रोतों के विघटन को कहते हैं। तो आपको मैंने कल इसको भी शॉर्ट प्रश्न में बताया था कि ये जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया होती है बाहर, वो क्या कहलाती है, आपकी रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन कहलाता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है उत्सर्जन, और बी है जनन, सी है श्वसन, और डी है आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि श्वसन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो मस्तिष्क में क्या होते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। आपका होता है मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आपका जो ये मध्य मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है, ये देखने के लिए कार्य करता है। आपका जो ये मस्तिष्क होता है, ये 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला आपका हो गया मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। दूसरा आपका हो गया, दूसरा है आपका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तीसरा है आपका अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और चौथा ऑप्शन है आपका पश्च मस्तिष्क, ठीक है, ठीक। तो आपका ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये क्या कार्य करता है, ये आपका देखने और सुनने का कार्य करता है, देखने में सहायता करता है। क्या करता है, देखने और सुनने का कार्य करता है, ठीक है, की प्रक्रिया का क्रियान्वयन करता है। उसके बाद जो आपका अनुमस्तिष्क होता है, इसमें क्या पाया जाता है, आपका ये हाइपोथैलेमस, जो आपकी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, यानी कि इसको हाइपोथैलेमस भी कहते हैं हम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपका जो ये अग्र मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है, ये सोचने का कार्य करता है, ठीक है, सोचने का कार्य करता है। और आपका जो पश्च मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है, श्वसन और तथा हृदय
की गति का कार्य। तो इसमें पूछा गया है कि आपका सोचने की शक्ति जो होती है, यानी कि सोचने का कार्य जो होता है किस भाग में होता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क होता है। आपका मस्तिष्क जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है, मध्य, अनु, अग्र और पश्च। मध्य आपका देखने और सुनने में सहायक होता है, अनुमस्तिष्क जिसे हाइपोथैलेमस भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, सोचने का कार्य करता है, और आपका पश्च मस्तिष्क क्या करता है, श्वसन और हृदय की गति का क्रियान्वयन करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। आपका जो आगे का क्वेश्चन है वो है कि एक पोषीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषीय स्तर तक पहुंच पाती है। तो आपको ये पता है कि क्या पाया जाता है, हमारी जो पोषण स्तर होता है, पोषण स्तर जो होता है इसमें श्रेणियाँ होती हैं, श्रेणियों में बटा होता है। इसमें होता है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर आपका होता है, उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। क्या होता है, उपभोक्ता जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं। कौन आते हैं आपके, डिकम्पोजर्स। ये बटे होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बटे होते हैं आपके कंज्यूमर्स। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजर्स यानी कि जो सड़े गले यानी मरे जीवों को जो भक्षण करते हैं वो क्या होते हैं आपके डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये श्रेणियाँ हो गई आपकी। तो अब क्या होता है कि आपका जो प्रोड्यूसर यानी कि ये उत्पादक होता है, ये किनसे बना होता है, जो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी जीव होते हैं, जैसे घास हो गई, हरी घास हो गई, पानी में पाए जाते हैं एल्गी। तो ये सारे क्या है, ये स्वपोषी हैं, जीव हैं, ये स्वपोषी होते हैं पौधे आपके। तो ये क्या होते हैं, ये पहले स्तर पर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें एनर्जी सिंथेसिस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले एनर्जी सिंथेसिस जहाँ पे बनती, कहाँ पे, वो उत्पादक पे बनती है। फिर ये क्या करता है, ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को ये ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें ये पूछा गया तो जो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है वो कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र होती है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका 0%, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 0%, दूसरा ऑप्शन है आपका 10%, तीसरा ऑप्शन है आपका 50% और चौथा ऑप्शन है आपका 100%। तो अब एनर्जी इसने क्या की, इसने एनर्जी फॉर्म की, ठीक है। इसने सूरज से, सन से एनर्जी ली और इसको ट्रांसफ़र किया। अब जो ट्रांसफ़र होगी एनर्जी, तो कुछ एनर्जी जो है पार्ट ये कंज्यूम भी करेगा। तो ये ट्रांसफ़र कितना करता है, ये इसको 10% करेगा, और फिर ऐसे जाके नीचे जाके जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये क्या होता है, एक लिंडेमान एक वैज्ञानिक थे, उनका रूल भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका, यानी कि 10% जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, वो क्या है, होता है एक ऑटोट्रॉपिक प्रक्रिया है भोजन बनाने की, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि आपके उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। ऑप्शन है आपका पहला प्रोटीन, ऑक्सीजन और जल, दूसरा आपका है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, तीसरा ऑप्शन है आपका वसा, नाइट्रोजन, जल, चौथा ऑप्शन है आपका वसा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, इसमें से ये बताना है कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है, पहला हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन, ठीक। दूसरा ऑप्शन है आपका जिबर्लिन, जिबर्लिन, तीसरा ऑप्शन है आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक।
तो इसमें से ये बताना है कौन सा नहीं है आपका। तो ऑक्सिन जो होता है ये क्या करता है, बीज के अंकुरण में सहायक होता है आपका। जिबरलिन भी इसके वृद्धि और विकास में मदद करता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये आपका जो है ये मानवों में जंतुओं में पाया जाता है, ये पौधे का वाला हार्मोन नहीं है। तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है आपका। यही पूछा गया कि कौन सा इसमें से प्लांट हार्मोन नहीं है। ये रहे आपके MCQs। इसके बाद हम चलते हैं अपने कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की श्रृंखला में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तक हमने MCQs की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं आपके। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। अब इसमें ये क्या है आपकी दी हुई है, ये आपकी एसेक्सुअल अलैंगिक जनन की पौधों में प्रक्रिया दी हुई है। मतलब कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे कि अलैंगिक जनन होता है। और ये जीव अरे यार इसको कट करो एक मिनट। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। तो आपके कौन कौन से ये क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं, विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है पुनरुद्भवन और चौथा है आपका मुकुलन। तो ये चारों प्रक्रियाएं जो दी हुई हैं ये क्या है कि जंतुओं में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। ये जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियाँ दी हुई हैं, इसको आपको बताना भी है और इसके एग्जाम्पल्स भी लिखना है। तो आइए पहला आपका देखते हैं क्या है, विखंडन। विखंडन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है यानी कि केंद्रक जो होता है आपका, उसका डिवीज़न हो जाता है जीव द्रव्य के साथ और ये क्या करता है, नए जीव का रूप ले लेता है। तो आइए देखते हैं विखंडन आपका जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है बाइनरी यानी द्विगुणज, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बहुगुणज। क्या होता है, बहुगुणज, जिसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो द्विगुणज विखंडन है यानी कि बाइनरी फिजन है आपका, ये किस में होता है, अमीबा में होता है। किस में होता है आपका, अमीबा में होता है, जो कि एक जलीय जीव है। क्या है, अमीबा में ये पाया जाता है। क्या आपका बाइनरी फिजन होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। ये आपका एक अमीबा है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये जीव द्रव्य है। इसमें क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है, बीच पे एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनके बीच में बन जाता है। किससे, सेल डिवीज़न के द्वारा, यानी इसमें सेल डिवीज़न होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। यहाँ से कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है, यहाँ से कोशिका का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का आपका विभाजन होता है कोशिका के अंदर। फिर उसके बाद ये क्या बना लेता है, ये एक नए अमीबा का फॉर्म ले लेता है और ये इधर से एक नए अमीबा का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाइनरी फिजन यानी कि द्विगुणज ये विखंडन हो गया आपका। उसके बाद जो होता है क्या है आपका, मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सिस्ट बना लेता है। किस प्रकार से होता है, इसमें एक सिस्ट नुमा संरचना बन जाती है चारों ओर और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आके जाके ये बस्ट मतलब कि किसी ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा ये क्या होते हैं, ये टूट जाता है। ये जो सिस्ट होता है ये क्या होता है आपका, ये टूट जाता है। टूटने से क्या होता है, ये जो होते हैं न्यूक्लियस ये बाहर आ जाते हैं, जीव द्रव्य के साथ ये बाहर आ जाते हैं और ये नया सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही आपका क्या है, ये बहु यानी कि मल्टीपल फिजन हो गया। अब आते हैं हम खंडन पर, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है आपका, यूलोथ्रिक्स में होने वाली अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना होती है इसमें और न्यूक्लियस इस प्रकार से इसमें अटैच्ड होते हैं इसके बीच में। इसमें जीव द्रव्य भरा होता है, यहाँ से जॉइंटिंग होती कुछ इनकी इस प्रकार से होता है और ये क्या करते हैं, यहाँ से ये जो जॉइंटिंग होती है ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके इनको अलग कर देता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। तो ये क्या होता है, स्टेप्स एट लास्ट ये बनता है कुछ इस प्रकार से, जैसे उस वाले यानी कि पेरेंटल वाले उस जीव में था, वैसे ही ये संतति रूप में अलग अलग रूप में ये
अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका रहा खंडन। अब आपका है पुनरुद्भवन, जिसे हम रीजनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है, यानी कि पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है कि फिर से जन्म लेना, यानी कि पुनः जन्म लेना। तो ये किस में पाया जाता है, कौन से जीव में? प्लेनेरिया आपका एक जीव होता है, प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया एक जीव होता है जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। ये होते कैसे हैं? अब इस प्रकार से हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है प्लेनेरिया की आपकी, ठीक है। ये आपका हो गया केंद्र, कुछ इस प्रकार से होता है। और इसमें क्या होता है कि ये कहीं किसी ये भी क्या करते हैं, इनकी तरह इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा ये कट जाते हैं। कहीं से ये इनका मतलब कहीं से भी शरीर इनका कट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से इनके शरीर में कट लग गया तो ये क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका पेरेंटल वाला, ठीक है, और ये कट गया यहाँ से। कटने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। आगे चल के ये कोशिका विभाजन के दौरान, न्यूक्लियर डिवीज़न के द्वारा ये क्या करते हैं, नया प्लेनेरिया यानी नई बॉडी को जर्मिनेट कर लेते हैं। तो ये जो है आपके नए शरीर में विकसित हो जाता है। तो यही क्या हुआ कि इनके अंगों के टूटने से फिर से इनका पुनर्जन्म हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पुनरुद्भवन, पुनर्जन्म कहते हैं। फिर उसके बाद मुकुलन, इसको मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है कि ये किस में होता है, आपका हाइड्रा में, जो कि एक नाइडीरिया संघ का जलीय जीव है। पौधेनुमा संरचना होती है इसकी। इसमें भी क्या होता है, इसमें मुकुल बनते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसमें से मुकुल बनते हैं, ये मुकुल टूट कर आगे एक नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आगे देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। आइए यहाँ पर आपका है दूसरा प्रश्न, निम्न को लिखिए, यानी कि एक्सप्लेन करिए थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका क्या है, पारितंत्र पहला क्वेश्चन है आपका, और दूसरा क्या है, ओजोन। ओजोन परत है आपकी, ठीक है, क्या है, ओजोन परत है आपकी, दूसरा पॉइंट आपका। तो ये जो आपका पारितंत्र होता है, पारितंत्र किसे कहते हैं, जैविक और अजैविक, यह एक इकाई होती है जिसमें क्या होते हैं, जैविक और अजैविक जीवों के बीच में क्या होती है, यानी कि इंटरेक्शन होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हम पारितंत्र कहते हैं, जो सरवाइव करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और फूड के लिए, सरवाइव करने के लिए भी कंपटीशन करते हैं। तो यही क्या होता है, इंटरेक्शन कहलाता है। जैसे हम एक भाई बहन होते हैं, खाने के लिए झगड़ते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार से जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो संतुलन बनाने का कार्य होता है वही हमारा इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं, हम पारितंत्र कहते हैं। आपका दूसरा क्या है, ओजोन परत। ओजोन क्या होता है, ओजोन परत एक समताप मंडल में पाया जाने वाला क्षेत्र होता है, जो क्या करता है, हमें सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, क्या आती हैं, सूर्य से जो यूवी किरण आती हैं वो क्या है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। वो क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो क्या करता है ये क्या करता है, ओजोन परत आपका यूवी रेज जो सन से आती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है। 95% तक ये क्या करता है, उनको अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होती हैं वो रेज हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती, हम तक नहीं आ पाती हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, जो पृथ्वी को जीवों के रहने योग्य बनाए रखे हुए है। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, मानव में मादा जनन तंत्र की संरचना बनाइए तथा उसका वर्णन करिए। तो आपको जो है मादा जनन तंत्र की संरचना बनानी है और उसको लिखना है कि किस प्रकार से ये, इसमें कौन कौन से अंग तंत्र मिलकर ये मादा जनन की संरचना को पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपकी जो है एक रफ डायग्राम है आपका मादा जनन तंत्र का। तो आप प्रीवियस क्लास में देखें, वीडियो में देखेंगे तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बना के बताया हुआ है, एक्सप्लेन भी करा हुआ है। तो ये आपकी क्या है, ये जो झालरनुमा संरचना आपकी दिख रही है, क्या है, आपकी अंडवाहिनियाँ है। क्या है, आपकी अंडवाहिनियाँ है, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, यानी कि ये ओवम को धारण किए हुए क्या है। इसमें क्या है, ये आपके एक जोड़ी ओवम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी
ओवम पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है आपका गर्भाशय। अब जो गर्भाशय होता है ये दो भाग में बटा होता है। किसमें बटा होता है? ये आपका पूरा क्या है, गर्भाशय होता है। तो जो गर्भाशय होता है ऊपरी ओर क्या होता है, चौड़ा होता है। आपको लिखना कैसे है कि गर्भाशय जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो ऊपरी भाग जो होता है चौड़ा होता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो पतला और सकरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा कहलाता है। उसके बाद ये हो गई अंडवाहिनी की बात और गर्भाशय यानी यूट्रस की बात हो गई है आपकी। और ये जो नीचे वाला पतला भाग होता है ये क्या होता है आपका वजाइना यानी कि योनि आपकी होती है। ये जो होते हैं ये मूत्राशय और मलाशय के बीच का भाग है। क्या है? मूत्राशय और मलाशय के बीच का भाग है। क्या है आपका? वजाइना यानी कि योनि कहलाती है। क्या कहलाती है? योनि कहलाती है। और ये होती क्या है, ये गर्भाशय और मूत्राशय के बीच का जो भाग होता है वो वजाइना आपका होता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, हमारे ओवम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी ओवम पाए जाते हैं। ओवम जो होते हैं ये दोहरी परत से, पेरिटोनियम के मेसोवेरम की दोहरी परत से ये सराउंडेड होते हैं। मतलब इसमें दो लेयर मौजूद होती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने के सुरक्षा कवच की तरह इसका कार्य करती है। ये उंगलीनुमा संरचना जो होती है वो अंडवाहिनियों की एक झालानुमा संरचना पाई जाती है अंडवाहिनियों में आपके, जो क्या करती है, ओवम को धारण किए हुए रहती है। उसके बाद इन दो जोड़ी अंडवाहिनियों को धारण करने वाली अंडवाहिनी है। और उसके बाद क्या है आपका, ये यूट्रस आ गया। यूट्रस यानी कि गर्भाशय आपका क्या है आपका, ये गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है, जो कि मेन भाग होता है आपका मादा जनन तंत्र का। तो जो गर्भाशय होता है ऊपरी भाग इसका चौड़ा और नीचे वाला भाग सकरा जो कि ग्रीवा कहलाता है। उसके बाद आपका निचला भाग जो होता है ये होता है वजाइना, मूत्राशय और मलाशय के बीच का भाग होता है। इसमें ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, रस का स्राव करती हैं और आगे जाके स्पर्म से ये ओवम मिलकर क्या करता है आपका, स्पर्म से निषेचन की प्रक्रिया इसमें होती है। उसके बाद ये ओवम क्या करता है, स्पर्म के साथ मिलकर क्या करता है आपकी निषेचन की प्रक्रिया करता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है आपका, जाइगोट बनता है। तो ये रही आपकी मादा जनन की संरचना और उसके बारे में हमें कैसे लिखना है उसका कुछ संक्षिप्त वर्णन रहा। ये आपका कहाँ पूछा जाता है, ये आपका लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम अगले दिन बात करेंगे और कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं।